नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नई सीरीज आरंभ करेंगे। इसमें हम एनसीईआरटी की जो पुरानी सीरीज है और जो नई सीरीज है, उन दोनों ही पुस्तकों की प्रमुख बातों को एक साथ आपके सामने रखेंगे, जिससे आपकी तैयारी एनसीईआरटी को लेकर के मुकम्मल हो जाए। आज छठी कक्षा की इतिहास की पुस्तकों को देखेंगे। भारतीय इतिहास का अध्ययन या इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत, इस नाम से पुरानी और नई एनसीईआरटी में चैप्टर्स लगे हुए हैं। इनमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसको हम लोग देखेंगे भी और समझेंगे भी कि ये क्या है। EH कार एक प्रमुख इतिहासकार हैं। उनके अनुसार इतिहास अतीत एवं वर्तमान के मध्य एक अनवरत संवाद है। यह संवाद है आज के समाज एवं कल यानी बीते समय के समाज के मध्य। हम अतीत के आलोक में ही वर्तमान समाज को पूर्णतया समझ सकते हैं। अतीत को जानना हमारे लिए क्यों आवश्यक है? यह इसलिए क्योंकि तभी हम आज के भारत की परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। अनेक लोग पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन करते हैं, जैसे भूविज्ञानी पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों जैसे मृदा, पत्थरों, पहाड़ियों, पर्वतों, नदियों, महासागरों एवं पृथ्वी के अन्य हिस्सों का अध्ययन करते हैं। दूसरे जीवाश्म विज्ञानी जीवाश्म के रूप में करोड़ों वर्ष पहले के पेड़ों, पशुओं एवं मानव के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। तीसरे मानव विज्ञानी मानव समाजों एवं संस्कृतियों का अतीत से लेकर वर्तमान तक अध्ययन करते हैं। और चौथे पुरातत्व विज्ञानी मानव, पौधों एवं पशुओं द्वारा अपने पीछे छोड़े गए अवशेषों जैसे उपकरण, घड़े, पात्र, मनके, मूर्तियां, खिलौने, हड्डियां, पशुओं और मानव के दांत, जले हुए अनाज, घरों एवं ईंटों के हिस्से एवं अन्य वस्तुओं का उत्खनन करके अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहास में समय की गणना किस प्रकार की जाती है? प्रत्येक समाज एवं संस्कृति के पास समय की गणना करने की अपनी प्रणालियां रही हैं। जैसे किसी व्यक्ति विशेष का जन्म अथवा किसी शासक के शासन का आरंभ एक नए युग का आरंभ माना जाता रहा है। आज के समय में विश्व भर में सामान्यतः ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग होता है। साथ ही त्योहारों की तिथियों की गणना एवं अन्य मांगलिक कार्यों के लिए हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, चीनी आदि अन्य तिथि पत्रों का भी उपयोग होता है। पश्चिम में सामान्यतः ईसा मसीह के जन्म वर्ष से कैलेंडर का आरंभ माना जाता है। इस बिंदु से आगे के वर्षों की गणना की जाती है एवं इसे अंग्रेजी में एडी से इंगित किया जाता है। एडी जो ईसा के जन्म के बाद के वर्षों को इंगित करता है, परंतु अब विश्व भर में इसे अंग्रेजी में कॉमन एरा अथवा सीई कहा जाता है। उदाहरण के लिए भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, इसे 1947 ईस्वी अथवा 1947 सीई लिख सकते हैं। इसी प्रकार ईसा मसीह के जन्म की पारंपरिक तिथि से पूर्व के वर्षों की गणना उल्टे यानी अवरोही क्रम में की जाती है एवं इसे अंग्रेजी में बीसी इंगित किया जाता है। इसे अब अंग्रेजी में बीसीई बिफोर कॉमन एरा से इंगित किया जाता है। संस्कृति जीवन के विविध अंगों के अध्ययन को ही हम संस्कृति कहते हैं। अब इतिहास में राजाओं और राजनीतिज्ञों के अलावा उन सामान्य लोगों जैसे व्यापारियों, कारीगरों, किसानों और मजदूरों के बारे में भी जानकारी रहती है, जिन्होंने इतिहास को बनाने में योगदान दिया। इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं? मौखिक स्रोत जैसे वंशावली या लोक साहित्य। साहित्यिक स्रोत में भारतीय साहित्य जिसमें वेद एवं इतिहास की अन्य पुस्तकें, कविता एवं नाटक, ऐतिहासिक लेख, कहानियों का संग्रह, वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेख। विदेशी विवरण में यात्रा वृत्तांत, ऐतिहासिक वृत्तांत। पुरातात्विक स्रोतों में
शिलालेख के अंतर्गत पांडुलिपि, ताम्रपत्र, सिक्के, संरचनात्मक स्रोत के तहत स्मारक और टीले, उत्खनन से प्राप्त मानव, पशु तथा पौधों के अवशेष, उपकरण एवं हथियार, मूर्तियां एवं आभूषण, मृदभांड एवं खिलौने, निवास स्थान एवं समाधान, और कलात्मक स्रोत के तहत चित्रकला, मूर्तिकला, पट्टिका यानी पैनल। इतिहास की जानकारी दो चीजों पर निर्भर करती है। एक है स्रोत सामग्री का विवेचन और दूसरी चीज यह है कि इतिहासवेत्ता अतीत के किसी विचार को प्रस्तुत करने के बारे में जो दलीलें देते हैं वह बुद्धिसंगत होनी चाहिए। जब कागज नहीं बना था, लेख और ग्रंथ ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखे जाते थे। कभी कभी लेख बड़ी शिलाओं, खंभों, पत्थरों की दीवारों या मिट्टी तथा पत्थर के छोटे फलकों पर भी उकेरे जाते थे। जब लोग लिखना भी नहीं जानते थे तो उनके मिट्टी के बर्तन यानी मृदभांड या उनके हथियार और औजारों से उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। हस्तलिपियां उन पुस्तकों को कहते हैं जो ताड़पत्रों या भोजपत्रों या कागज पर हाथ से लिखी गई हो। यह पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मैन्युस्क्रिप्ट लैटिन शब्द मेनु, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। प्राचीन भाषाओं में से आज हमारे देश में कुछ नहीं बोली जाती हैं, जैसे पाली और प्राकृत भाषा। दूसरी अनेक पुरानी पुस्तक संस्कृत और अरबी भाषा में है। इन भाषाओं का आज भी हम अध्ययन करते हैं और कभी-कभी धार्मिक संस्कारों में भी इनका इस्तेमाल करते हैं। तमिल भाषा में भी पुरानी पुस्तक मिलती है। यह सब भाषाएं शास्त्रीय भाषाएं कहलाती हैं। प्राचीन यूरोप में पुस्तकें प्रायः यूनानी यानी ग्रीक और लैटिन भाषा में लिखी जाती थी। पश्चिम एशिया में पुस्तक अरबी तथा हिब्रू भाषा में और प्राचीन चीन में शास्त्रीय चीनी भाषा में लिखी जाती थी। 2000 साल पहले की लिखावट आज की लिखावट से काफी भिन्न है। उस जमाने के अभिलेख पढ़ने के लिए हमें उस पुरानी लिखावट या लिपि को मेहनत करके सीखना होगा। पत्थर की सतह पर या धातु के पत्रों पर जो लेख लिखे जाते हैं उन्हें शिलालेख या अभिलेख कहते हैं। अभिलेख शिलाखंडों, स्तंभों, प्रस्तर फलकों, भवनों और धातु पत्रों पर पाए जाते हैं। प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। इन अवशेषों में स्मारक या भवन, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, पत्थर तथा धातु के औजार, प्रतिमाएं, मूर्तियां तथा अनेक किस्म की ऐसी चीज होती हैं जिनका सदियों पहले के लोग अपने दैनंदिन जीवन में प्रयोग करते थे। मानव इतिहास का प्रारंभ। मानव यानी होमोसेपियंस लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व से पृथ्वी पर रह रहे हैं। आदि मानव को प्रकृति से अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक दूसरे की सहायता करने के लिए वे टोलियों अथवा समूहों में रहते थे। वे मुख्यतः आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे तथा भोजन एवं आश्रय की निरंतर खोज करते रहते थे। इसका अर्थ है कि वे अपने जीवन के लिए खाने योग्य पौधों एवं फलों के संग्रह व आखेट पर निर्भर थे। हमारे आदि पूर्वजों के प्राकृतिक तत्वों को लेकर कुछ निश्चित विश्वास थे। संभवतः उनकी मरणोपरांत जीवन को लेकर के भी कुछ धारणाएं थी। खाद्य संग्राहक उन लोगों को कहा जाता है जो ना अपना भोजन पकाते थे, ना उनके कपड़े सिले होते थे, ना ही उनके घर होते थे। क्योंकि वे अनाज और सब्जियां नहीं उगाते थे, पौधों और पेड़ों से जो मिलता था उसी पर गुजारा करते थे और पशुओं को पालने की जगह उनका शिकार करते थे, इसलिए उन्हें हम खाद्य संग्राहक कहते हैं। जब मानव का विकास और अधिक हुआ, तब उसने पौधे उगाने और पशुपालन के तरीके खोज निकाले। उस अवस्था वाले मानव को हम खाद्य उत्पादक कहते हैं। पहली उपज। एक लंबे समय में पृथ्वी की जलवायु में अनेक परिवर्तन आए हैं। एक समय पृथ्वी पर बहुत ठंड थी एवं इसका एक बड़ा भाग हिमाच्छादित यानी बर्फ से ढका हुआ था, इसलिए इसे हिमयुग कहा जाता है। बाद में जब जलवायु गर्म होने लगी तो हिम का कुछ भाग पिघल गया, जिसके कारण तत्कालीन नदियों में जल भराव हो गया, जो बाद में समुद्र में समाहित हो गई। हिमयुग लगभग 1 लाख वर्ष पहले से लेकर 12,000 वर्ष पहले तक रहा। इसके उपरांत मानव के जीने योग्य परिस्थितियों में सुधार आया। विश्व के कई हिस्सों में उन्होंने एक स्थान पर बसना तथा अनाज उगाना आरंभ कर दिया।
उन्होंने गाय, बकरी आदि जैसे जानवरों का पशुपालन भी आरंभ किया। अब वह बढ़िया झोपड़ियों में रहने लगे, चिंतन करने लगे, अपने विचारों को लिपिबद्ध करने और अपना रहन-सहन सुधारने लगे। इसके साथ ही बस्तियां बसाने लगे। विभिन्न क्षेत्रों में पैदा होने वाली चीजों का लेन-देन करने के लिए बस्तियों के बीच अक्सर ही संबंध स्थापित हो जाते हैं। ऐसे लेन-देन से व्यापार का जन्म होता है और संपर्क सूत्र व्यापारिक मार्गों में बदल जाते हैं। सबसे पहले लेन-देन और आवागमन करने वाले वे पशुचारी लोग थे जो अपने पशुओं को विभिन्न चरागाहों तक ले जाते थे। पशुपालन, कृषि तथा व्यापार मनुष्य के महत्वपूर्ण कार्य हैं और यह इतिहास के विकास में प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा बसने वाले लोग अपने साथ अपनी भाषा भी ले जाते हैं। तब इन नए लोगों की भाषा का स्थानीय लोगों की भाषा के साथ मिश्रण होता है। भाषाओं के इस मिश्रण से एक नई भाषा जन्म लेती है। भारत के कुछ भागों में ऐसे क्षेत्र हैं जहां अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसे क्षेत्रों में अक्सर जो लोग बसते हैं उन्हें हम आदिम जनजातियां या आदिम संस्कृतियां कहते हैं। इनमें ऐसे अनेक पुराने जीवन मूल्य मौजूद हैं जो भारत के अन्य भागों से अब लुप्त हो गए हैं। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नाम का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द सिंधु से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियन और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह अथवा जन के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ये सारे जो तथ्य हैं, जो बातें हैं, वो एनसीईआरटी की कक्षा 6 की नई वाली और पुरानी वाली एनसीईआरटी में मिलती है। कल के वीडियो में हम लोग इसके अगले चैप्टर पे बात करेंगे जो पूरा पाषाण काल से संबंधित है। धन्यवाद।